हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो 6 तारीख को महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम हुआ था उसमें साइंस से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनकी बात करते हैं। तो जो लगभग सारे क्वेश्चन हैं वही पूछे गए हैं जो हमने क्विज के माध्यम से सोल्व कर रखे हैं। तो अगर आपने ये क्विज सोल्व की थी तब तो आपके आंसर सही होंगे। अब तो आपको क्वेश्चन दिया गया है, पाचन तंत्र के रोग है एक साइड, दूसरी साइड प्रभावित अंग है। तो पीलिया रोग है, ये इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? पीलिया से लीवर, यकृत प्रभावित होता है। तो जब हमने हालांकि प्रश्न ये नहीं है, लेकिन इस प्रश्न को सोल्व कराते समय मैंने बताया था कि पीलिया रोग होता है तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? उल्टी होने पर कौन सा अंग प्रभावित होता है? आमाशय प्रभावित होता है। कब्ज से बड़ी आंत और डायरिया या अतिसार से छोटी आंत। तो आप इनका मिलान कर लेना, आप आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विटामिन और खनिजों की कमी दे रखी है, दूसरी साइड रोग दे रखे हैं, तो इनको मिलान करना है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता या रतौंधी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है। रिकेट्स या सूखा रोग बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन को सोल्व कराते समय मैंने बताया था कि विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है, विटामिन सी की कमी से, बी की कमी से और डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये इस क्वेश्चन के माध्यम से बताई हुई हैं सारी बातें। अगर कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो उस क्वेश्चन के साथ में जो बातें बताई जाती है तो उनमें भी क्वेश्चन बनते हैं, तो उन बातों को भी आपको ध्यान से सुनना जरूरी है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? गलगंड या गेंगा रोग होता है। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व कराते समय मैंने बताया था कि आरबीसी की कमी से पूछा जाए या हीमोग्लोबिन से या आयरन की कमी से पूछा जाए तो कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। तो आपका आंसर, हालांकि ये क्वेश्चन वो नहीं है लेकिन इसमें सारी बातें बताई हुई हैं, तो आपका आंसर कौन सा होगा? विटामिन ए की कमी से। पहले में तीसरा इन दो में दे रखा है, और दूसरे में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है 2, 3 और 4। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जीके में एक अंतर्राष्ट्रीय 2024 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से संबंधित थीम पूछी गई थी। तो ये भी मेरे पढ़ाई हुई वीडियो में से है कि स्वयं और समाज के लिए योग, ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम थी। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी कोशिकाएं होती हैं? तो मानव रक्त में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी कोशिकाएं होती हैं? इरिथ्रोसाइट, या इसको आरबीसी भी बोलते हैं। तो आरबीसी को इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी ये मोनोसाइट, ये डब्ल्यूबीसी का ही प्रकार है। थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स को बोलते हैं, और ल्यूकोसाइट है वो डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं। ये सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं, लेकिन सभी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते हैं तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए आप उन सारे वीडियो को देख सकते हैं। और आपका ये जो पशु परिचर का एग्जाम होगा तो उसका सिलेबस भी जारी कर दिया गया है। तो ये सारे वीडियो हैं वो पशु परिचर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, सीधी रेखा में चलने और साइकिल चलाने जैसी गतिविधियां होती है उसको किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो मस्तिष्क का, जो पश्च मस्तिष्क होता है उसका अनुमस्तिष्क भाग होता है। तो इस अनुमस्तिष्क, इसको क्या बोलते हैं? सेरिबेलम बोलते हैं। तो शरीर को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। इसी के माध्यम, अगर मैं खड़ी हूँ तो ये किसके माध्यम से खड़ी हूँ? अनुमस्तिष्क के माध्यम से। अगर कोई व्यक्ति शराब पी लेता है तो उसका अनुमस्तिष्क कार्य करना बंद कर देता है, तो उसका अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं रहता है, तभी तो वो लड़खड़ाता है। तो ये भी मानव मस्तिष्क से संबंधित सारी बातें आपको बताई हुई हैं। तो आपका आंसर कौन सा होगा? अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम। क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे भी हो, लेकिन आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आप क्वेश्चन सही कर सकते हो। इसमें पूछा गया, सीधी रेखा में चलने और साइकिल चलाने, अपने शरीर पर कंट्रोल रखने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो अनुमस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। बैरोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसको मापने के लिए किया जाता है? तो बैरोमीटर का प्रयोग है वो वायुदाब मापने के लिए किया जाता है। तापमान ये थर्मामीटर से मापते हैं। हृदय की धड़कन को किससे मापते हैं? स्टेथोस्कोप, यह आपको बताया हुआ है क्वेश्चन में। रक्तचाप, ब्लड प्रेशर को स्पाइग्मोमेनोमीटर यंत्र होता है उसके द्वारा मापा जाता है। तो यह भी क्वेश्चन बताया हुआ है। तो आपका आंसर कौन सा होगा? वायुदाब। अगर आपको 3 इनका पता है तो आपका आंसर अपने आप निकल जाता। अगला क्वेश्चन है, चट्टानों की परतों में फंसे मृत पौधों और जानवरों के अवशेषों को क्या कहा जाता है? तो मृत पौधे और जानवर होते हैं जो परतों के बीच में फंसे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? जीवाश्म बोलते हैं। तो ये आपका आंसर होगा। एक नरम धातु जो चाकू से आसानी से काटा जा सकता है वो कौन सी होगी? तो ये क्वेश्चन आपका एलडीसी का जो एग्जाम हुआ था पीछे, उसमें भी पूछा गया था। तब मैंने बताया था कि जो लिथियम, कैसे याद करते हैं? हे ली ना के रब से फरियाद। तो जो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम धातुएं होती हैं ये नरम
होती है इनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। उस टाइम वहाँ पर लिथियम ऑप्शन दे रखा था और यहाँ पर सोडियम ऑप्शन दे रखा है, तो आपका आंसर सोडियम होगा। ये तीनों धातुएं होती हैं, इनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं रासायनिक परिवर्तन होती है? परिवर्तन दो तरह के होते हैं, ये सारी बातें बताई हुई हैं कि कौन सा भौतिक परिवर्तन होता है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन में किसी भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो आप आंसर कैसे निकालेंगे? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, तो पेड़ पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की जाती है तो भोजन बनाया जाता है, तो नया पदार्थ बन गया, तो ये कैसा है? रासायनिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना, मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन होता है, लेकिन मोमबत्ती का जलना ये रासायनिक परिवर्तन होता है। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना ये भी बताया हुआ है। लोहे पर जंग लगना कैसे होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है, इसमें लोहा है वो नष्ट होता जाता है, तो ये भी रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन, भोजन का पाचन हो गया तो वापस भोजन थोड़ी ना बना सकते हैं इससे, तो ये भी कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। भाप का संघनन, भाप का संघनन, इसे वापस पानी बन सकता है, तो ये भौतिक परिवर्तन। आपको रासायनिक परिवर्तन पूछे गए हैं तो ए, सी और डी, कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं? ए, सी और डी, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? डक्टाइल कौन सी धातु? तन्य कौन सी होती है? जिनसे खींचकर लंबे तार बनाए जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैंने जब, हालांकि क्वेश्चन ये नहीं है, इसमें पूछा गया था सबसे कठोर और तन्य धातु कौन सी है, तो सबसे कठोर पूछी गई थी। अगर इसमें तन्य पूछी जाती तब सोना होता, इसमें साथ में कठोर भी पूछा गया तो टंगस्टन आपका आंसर था। लेकिन इसको क्वेश्चन को सोल्व कराते समय मैंने ये बातें बोली थी कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी होती है? सोना होती है, तो आपको यही पूछा गया है तो सोना आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक होता है? रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? अगर विटामिन के की कमी हो जाए तो रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो के आपका आंसर होगा। विटामिन के है वो रक्त का थक्का बनाता है। ये भी आपको सारी बातें इसमें बताई हुई है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? फाइलोक्विनोन होता है। और ये जो विटामिन के है ये किसके रूप में कार्य करता है? तो एज ए कैटेलिस्ट के रूप में कार्य करता है। तो ये सारी बातें जो बोली जाती हैं वो भी आपको नोट करनी जरूरी होती है। अगला सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। गतिवान, मोशन, गति को क्या बोलते हैं? स्थिति में जब परिवर्तन हो गया, यानी एक स्थान से चलकर दूसरे स्थान पर चल गया तो वो क्या होता है? गतिवान हो गया, स्थिति में परिवर्तन हो गया। तो पहले में तीसरा, चाल या रफ्तार। चाल या रफ्तार क्या होता है? प्रति इकाई समय में तय की गई जो दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं? कि कितनी दूरी तय की गई उसको क्या बोलते हैं? चाल बोलते हैं। वेग, वेग क्या होता है? प्रति इकाई समय में विस्थापन होता है, उसको क्या बोलते हैं? वेग बोलते हैं। ये वेग का जो फॉर्मूला होता है, परिभाषा होती है, उससे संबंधित पूछा गया है। त्वरण क्या होता है? तो प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन होता है उसको तो त्वरण बोलते हैं, और जो विस्थापन में परिवर्तन होता है उसको क्या बोलते हैं? वेग बोलते हैं। तो आप इनको मिलान कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। जैव प्रौद्योगिकी शब्द है उसकी शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा की गई? तो जैव प्रौद्योगिकी शब्द की शुरुआत है कार्ल एरकी के द्वारा की गई। सूर्य और अन्य तारों द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो ये क्वेश्चन भी आपको बताया हुआ था क्विज में। तो इसमें कौन सा होता है? जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, तो परमाणु संलयन अभिक्रिया इसका आंसर होगा। संलयन अभिक्रिया में दो पदार्थ हैं वो जुड़कर नए एक बड़ा पदार्थ बनाते हैं। जो विखंडन अभिक्रिया होती है उसमें टूटने का कार्य होता है, बड़ा पदार्थ होता है वो टूट जाता है। तो परमाणु संलयन या नाभिकीय संलयन अभिक्रिया इसका आंसर होगा। इसमें पूछा गया है कि नॉर्मली ब्लड प्रेशर है वो कितना होता है? तो आपको इस क्वेश्चन में मेरा करवाया हुआ है कि ब्लड का मान, सामान्यतः ब्लड प्रेशर का मान कितना होता है? 120/80 mmHg। तो आपको एक ही ऑप्शन में दे रखा है 120/80, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें सिस्टोलिक और डायस्टोलिक भी दे रखे हैं, लेकिन इसका ज़्यादा जरूरी नहीं था। अगर आपको 120/80 पता हो तो आपका आंसर सही हो जाता। तो 120 तो क्या होता है? सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक क्या होता है? कितना होता है? 80 होता है। डॉक्टर ने एक महिला की दृष्टि दोष दूर करने के लिए -6 डायोप्टर पावर का चश्मा पहनने की सलाह दी। वह किस दोष से पीड़ित है और लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो मैंने बताया था कि लेंस की क्षमता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? लेंस की क्षमता जो फोकस दूरी होती है उसके व्युत्क्रम को ही बोलते हैं। तो अगर इस फॉर्मूले में आप मान रखते, यहाँ पर फोकस दूरी पूछी है तो ये P नीचे आ जाएगा। फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होगा? 1/P लेंस की क्षमता हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले में आप मान रखते तो आपका आंसर मिल जाता। यहाँ पर आपको कितना डायोप्टर दे रखा है? -6
डायोप्टर दे रखा है। चश्मे का मान अगर प्लस में हो तब तो वो उत्तल लेंस के लिए होता है, और उत्तल लेंस यानी दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का चश्मा लगाया जाता है। और यहाँ पर माइनस दे रखा है, तो माइनस है वो अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए होता है, और अवतल लेंस है वो निकट दृष्टि दोष हो जाता है तब काम में लिया जाता है। तो आपका दूरदृष्टि ये वाला ऑप्शन कट जाएंगे। अवतल लेंस के लिए होगा और निकट दृष्टि दोष। अब आपको फॉर्मूले में मान रखना है F बराबर 1/P। लेंस की क्षमता का मान कितना दे रखा है, -6 दे रखा है। अगर आप ये मान निकालोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 0.167 आएगा मीटर में। अगर आपको सेंटीमीटर में लिखनी है ये मान, तो इसको 100 से गुणा कर दो तो आपका मान सेंटीमीटर में आ जाएगा 16.7 सेंटीमीटर। लेकिन ना तो ये मान दे रखा है और ना ही ये मान दे रखा है ऑप्शन में। यहाँ पर -1.67 दे रखा है, ये मान हालांकि माइनस में आएगा, तो ये माइनस में दे रखा है 1.67, मीटर में भी 1.67 और सेंटीमीटर में भी 1.67, तो दोनों ही ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो ये क्वेश्चन डिलीट होगा। अगला क्वेश्चन है, खनिज दे रखे हैं और मानव शरीर में इसके क्या यूज होते हैं। जिंक है, तो जिंक का यूज क्या होता है, जो शरीर के बैक्टीरिया और संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। तो 1 में 3 कौन से में दे रखा है, 1 में ही दे रखा है। अगर आपको जिंक का पता होता तो आपका आंसर सही होता। कैल्शियम है, तो कैल्शियम का तो पता ही है, स्वस्थ दांत और हड्डियां। आयरन अभी हमने बात की थी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए, यानी हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। आयरन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। तो आयरन है ये हीमोग्लोबिन बनाने के लिए उपयोगी होता है। सोडियम, तो सोडियम शरीर के तरल पदार्थों की संरचना को नियंत्रित करता है। तो सी आपका आंसर है। डीएनए का बायोलॉजी और मेडिकल के संबंध में पूर्ण रूप क्या होगा। डीएनए का पूरा नाम पूछा गया है, तो डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो सी में आपका आंसर दे रखा है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आपको आरएनए का पूरा नाम कमेंट करके बताना है, आरएनए का पूरा नाम क्या होता है। मनुष्य में दंत सूत्रों को क्रमशः कृंतक, रद्नक, अग्र चवर्णक, चवर्णक यानी इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर द्वारा निम्न रूप से दर्शाया जाता है। तो ये सारी बातें बताई हुई है कि दंत सूत्र क्या होता है, वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र क्या होता है, छोटे बच्चों का क्या होता है और कौन से दांत कितने होते हैं। तो ये सारी बातें वीडियो में बताई हुई है। तो आपका दंत सूत्र कौन सा होता है, 21-23/21-23। तो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, बी आपका आंसर होगा। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ऊपर वाली संख्या को 2 से गुणा करेंगे तो आपका ऊपरी जबड़े में जो दांतों की संख्या है वो प्राप्त हो जाएगी, और नीचे वाली संख्या को 2 से गुणा करेंगे तो आपको नीचे वाले जबड़े में जो दांतों की संख्या है वो प्राप्त हो जाएगी। मिश्रण दे रखे हैं और दूसरी साइड पृथक्करण तकनीक पूछी गई है। कपूर और नमक, तो कपूर क्या होता है, ऊर्ध्वपातन होता है। ऊर्ध्वपातन यानी जो ठोस से सीधे गैस अवस्था में चले जाते हैं। तो कपूर और नमक ऊर्ध्वपातन होते हैं, ये भी आपको बताया हुआ है क्वेश्चन। तो पहले में 3, 2 में दे रखे मक्खन और दही। तो मक्खन और दही अपकेंद्रण विधि होती है, उसके माध्यम से निकाले जाते हैं। 1 में 2 में 4 इस ऑप्शन में दे रखा है, तो सी आपका आंसर होगा। तेल और जल है, ये क्या होते हैं, पृथकारी कीप होते हैं और एक पत्ती में विभिन्न पिगमेंट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटो का मतलब ही क्या होता है, कलर। तो कलर से संबंधित होती है, एक पत्ती में विभिन्न प्रकार के कलर आते हैं, तो वो किसके माध्यम से आते हैं, क्रोमेटो के माध्यम से। तो आपका आंसर सी होगा। निम्नलिखित में से पशु हार्मोन की पहचान करें। पशु हार्मोन कौन से हैं, तो नॉर्मली जो मनुष्य में होते हैं वही हार्मोन पशुओं में होते हैं। तो थायरोक्सिन हार्मोन ये भी होता है, साइटोकिनिन ये नहीं होता है, एड्रिनलिन हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन ये भी होता है, ऑक्सिन हार्मोन नहीं होगा। तो ए, सी और डी, ए और सी, ए, सी और डी आपको ए ऑप्शन में दे रखे हैं, तो ए आपका आंसर होगा। 2 कथन दिए गए हैं, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो कथन फर्स्ट है कि गुर्दे, फेफड़े और यकृत के अलावा त्वचा भी अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन में मदद करती है। गुर्दे, फेफड़े और यकृत ये तो उत्सर्जन का काम करते हैं, इनके अलावा त्वचा भी पसीना निकालती है, तो ये उत्सर्जन का कार्य होता है। तो ये कथन सही दे रखा है। गुर्दे की खराबी से रक्त में आयरन का संचय हो सकता है, तो ये कथन है आपको गलत दे रखा है। तो आपका आंसर कौन सा होगा, कथन 1 सही लेकिन कथन 2 गलत है, तो ये आपका आंसर होगा।
तो आपने देखा कि लगभग 90% क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाए थे उसी में से आए हुए हैं। तो आप इन वीडियो को ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर भी करें ताकि उनको भी फ़ायदा मिले।